नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को जानेंगे, जिनके ऊपर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज वेल डिस्क्राइब इन अर्थशास्त्र, ग्रीक अकाउंट्स एंड अशोकन इंस्क्रिप्शन। अगर आपको मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में जानना है तो इसका जिक्र या इसको वेल डिफाइंड तरीके से आपको पढ़ने को या जानने को मिलेगा अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। ग्रीक अकाउंट्स में जैसे आप मेगास्थनीज की किताब पढ़ेंगे, इंडिका डेमेकस की किताब पढ़ेंगे, ग्रीक अकाउंट्स में इसका जिक्र मिलता है। और अशोकन इंस्क्रिप्शन में जो अशोका के 14 रॉक एडिक्टिंग हैं, 7 पिलर एडिक्टिंग हैं, 15 माइनर रॉक एडिक्टिंग हैं, उनमें जिक्र मिलता है किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाती थी। तो मेनली ये 3 सोर्स गए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जानने के। मौर्यन डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज एंड इलेबोरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यंस के वक्त में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड इलेबोरेट होता था। डिसेंट्रलाइजेशन यहां पर प्रीवैलेंट थी, मतलब यहां पर राजा पूरी पावर अपने पास नहीं रखता था, या राजा को यह नहीं लगता था कि अकेले वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। डिसेंट्रलाइजेशन यहां बहुत प्रीवैलेंट थी। एज द विलेज यूनिट्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल एज द बेस ऑफ ग्रास रूट एडमिनिस्ट्रेशन। इनके वक्त में जो विलेज होते थे, जिनको सबसे आप कह सकते हैं लोअर यूनिट समझा जाता था, वो भी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते थे। और अगर आप गौर करेंगे तो ग्रास रूट एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है तो विलेजेस ही प्ले करते हैं, जो इनके वक्त से भी चला आ रहा था। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड, पूरा का पूरा एम्पायर डिवाइडेड था प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस फर्दर डिवाइडेड थे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट फर्दर डिवाइडेड थे रूरल एंड अर्बन सेंटर में। प्रॉपर तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था ताकि इफ़िशिएंट तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जा सके। तभी एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता था जब आपका पूरी तरह ये डिसेंट्रलाइज करें अपने पावर को, सबको अधिकार दें, सबको जिम्मेदारी दें, और इन्होंने ऐसा ही किया था। अगर आप कौटिल्य की किताब पढ़ेंगे तो कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र में आपको सप्तांग थ्योरी जानने को मिलेगी। कौटिल्य इन्यूमरेटेड एंड क्लैरिफाइड 7 अंग, प्राकृतिज और एलिमेंट फॉर डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द स्टेट इन इट्स एंटायरिटी। जब कौटिल्य से पूछा गया, या अगर आप कौटिल्य की किताब पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने पूरे के पूरे स्टेट्स को, पूरे के पूरे आप कह सकते हैं कि राज्य का नेचर किस तरह का है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए 7 एलिमेंट, या कह सकते हैं कि 7 अंग या 7 प्रकृति का इस्तेमाल किया इनको डिस्क्राइब करने के लिए। वो क्या क्या है सप्तांग? नंबर 1, स्वामी, द सोवेरेन किंग। द स्वामी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड इज दस द कंजमेशन ऑफ ऑल अदर एलिमेंट। सबसे बड़ा सर्वे सर्वा कौन है? स्वामी, मतलब राजा, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है और जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट समाहित हैं। नंबर 2, अमात्य। अमात्य मतलब मिनिस्टर। कौटिल्य डिस्क्राइब्स एन इलेबोरेट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द अमात्य। ये जो अमात्य होते थे, ये जो मिनिस्टर होते थे, इनका रिक्रूटमेंट, इनकी भर्ती किस तरह से होती थी, इसको बहुत ही इलेबोरेट तरीके से कौटिल्य ने अपनी किताबों में जिक्र किया है। एंड अदर ऑफिशियल्स हु वर टू बी मॉरली एंड एथिकली प्योर, ऑनेस्ट इन फाइनेंशियल मैटर एंड ऑफ गुड कैरेक्टर। और ऐसे लोगों को ही अमात्य के तौर पर मिनिस्टर के तौर पर रिक्रूटमेंट होती थी, जो मॉरली और एथिकली प्योर होते थे, जो अच्छे कैरेक्टर के होते थे, जो पैसे के लेन देन के मामले में ऑनेस्ट होते थे। जनपद, द पीपल एंड द टेरिटरी। दिस डिस्टिंक्टिव सप्तांग फीचर इज द स्टेट सिंबल। ये जो आपका जनपद होता था, सप्तांग में से अगर आप तीसरा अंग पढ़ेंगे तो ये जो जनपद होता था, जो कि पीपल एंड टेरिटरी भी कहलाता था, ये स्टेट सिंबल का एक बहुत बड़ा फीचर था, जो कि टेरिटोरियल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता था। ठीक, और कौटिल्य के जनपद में टेरिटरी और पॉपुलेशन दोनों होती थी। ठीक है, कि मतलब अगर कोई राज्य है तो वो राज्य कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक, उस राज्य में कितने लोग रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, सब डिस्क्राइब किया गया था जनपदों में। दुर्ग, जिसे हम लोग कहते हैं फोर्टिफिकेशन। कौटिल्य रिगार्डेड फोर्टिफिकेशन एज एसेंशियल फॉर द डिफेंस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट।
ही डिजायर्ड दैट द स्टेट फोर्टिफाई द टेरिटरीज ऑन ऑल साइड्स। देखिए आज के वक्त में भी अगर देखें तो हमारे देश की जो इंडियन आर्मी है वो हमारे देश का दुर्ग है। उनकी वजह से ही दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता। फिर वो चाइना बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो, म्यांमार बॉर्डर हो, उस ज़माने में भी दुर्ग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, फोर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि राज्य हमेशा सुरक्षित रहे। और कौटिल्य का मानना था कि राज्य को चारों साइड से, मतलब जितने साइड्स थे सबसे फोर्टिफाई करना ज़रूरी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। कोष, द ट्रेजरी, कौटिल्य डिजायर्ड a prosperous treasury and he specifically directed the king to obtain the nation wealth only through legitimate and righteous means rather than unfair and immoral means। कौटिल्य का मानना था या कौटिल्य की डिज़ायर थी कि राज्य का जो खजाना होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए, वो बहुत ही प्रॉस्पेरस होना चाहिए, और राजा को ये जो वेल्थ है, जो राज्य का वेल्थ है या नेशन का वेल्थ है, वो सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से, वाजिब तरीके से ही कमाना चाहिए, ना कि अनफेयर और इमोरल मीन्स से। दंड, द आर्मी और द फोर्स, ही एक्सेप्टेड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेरिडिटरी क्षत्रिय आर्मी एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेक्विजिट ऑफ द स्टेट। इनका मानना था सब कुछ है तो दंड भी होना चाहिए, क्योंकि समाज है तो समाज में लोग गलत काम भी करेंगे, उन गलत कामों को दंडित करने के लिए दंड का कॉन्सेप्ट भी ये ले आया। जैसे आज हमारे देश में आर्मी है, अलग अलग तरह की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस गए, पुलिस गए, ठीक। मित्र, द एलाइज, कौटिल्य कंसीडर्ड द मित्र और द एलाय अ वाइटल फैक्टर। कौटिल्य रिकॉग्नाइजेस टू काइंड ऑफ एलाय, सहज एंड कृत्रिम। दो तरह के एलाइज। एलाइज क्या होते हैं? जो हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया का हमारा क्या है? एलाई है, ठीक। इजराइल क्या है? हमारा एलाइज है। पाकिस्तान का हमारा क्या है? दुश्मन है, अगर देखा जाए दुश्मन देश है। तो एलाइज मतलब मित्र, ठीक है, जो मुसीबत पड़ने पर आपके काम आते हैं। जैसे यूएसएसआर हमारे काम आया था 1971 में, इजराइल हमारे काम आया था 1999 में जब कारगिल का वॉर हुआ था। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग दो तरह के एलाइज होते हैं, एक सहज होते हैं और दूसरा कृत्रिम होते हैं। तो ये 7 आप कह सकते हैं सप्तांग थे कौटिल्य के, किसको डिस्क्राइब करने के? स्टेट को डिस्क्राइब करने के। अब हम एक एक कर कर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आज हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम एंड सोवरेन अथॉरिटी वॉज द किंग। सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा सर्वे सर्वा कौन होगा? राजा होगा, ठीक। तो सुप्रीम और सोवरेन अथॉरिटी कौन था? राजा था। पावर ऑफ द किंग, किंग के पास हर तरह की पावर थी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर, हर तरह की पावर इसके पास थी। ही अपॉइंटेड मिनिस्टर एंड द अदर रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। यही मिनिस्टर्स मतलब अमात्य को अपॉइंट करता था, और जितने भी रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स थे उनकी नियुक्ति भी किंग करता था। ही वॉज द आर्मी सुप्रीम कमांडर एंड ओवरसॉ द एंटायर मिलिट्री। ये आर्मी का सुप्रीम कमांडर होता था, और जितनी भी पूरी मिलिट्री होती थी उनको तुम्हारा यही देखता था। अगर आप आज के समय में कंपेयर करेंगे ना, तो जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट है, ठीक। प्रेसिडेंट बहुत सारे आप कह सकते हैं मिनिस्टर्स की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर भी होती है। आर्मी का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है। लेकिन हमारे देश में जो सुप्रीम पावर है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ठीक। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? रियल एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ये सेम चीज़ आप अमेरिका में देख सकते हैं, बिकॉज अमेरिका में आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है, या कह सकते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बिफोर अशोका के पहले मौर्यन एम्पायर एक हिंदू स्टेट था। अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्सेप्ट, द सुप्रीम सोवरेन ऑफ द स्टेट वॉज धर्म और लॉ एंड द किंग वॉज टू बी इट गार्डियन, ठीक। हिंदू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य की जो सुप्रीम आप कह सकते हैं कि सोवरेन होती है, संप्रभुता होती है, वो होती है धर्म, वो होता है कानून, वो होता है लॉ, और राजा का काम होता है इस धर्म की, इस कानून की रक्षा करना। ही वॉज एडेड एंड एडवाइज्ड बाई अ मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड ही वॉज टू बी गाइडेड बाई इट
इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। राजा के पास एक मंत्री परिषद होती थी जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते थे। अभी भी आप देखेंगे कि हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तरह तरह के मिनिस्टर्स होते हैं और ये राजा को एडवाइस भी करते थे और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में गाइड भी करते थे। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मणों का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता था राजा के ऊपर और राजा इनकी बातों को डिसोबे नहीं कर सकते थे। डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो आपने पढ़ा ही है कि मौर्यन एम्पायर की एक बहुत बड़ी खासियत थी डिसेंट्रलाइजेशन। इनका जो पावर थी वो डिसेंट्रलाइज थी। द प्रोविंशियल गवर्नर एंड मिनिस्टर हैड द राइट टू बी कंसल्टेड बाय द किंग पर्टिकुलरली ऑन प्रोविंशियल मैटर। देखिए, राजा सेंट्रल में बैठा है, प्रोविंसेस में प्रोविंशियल गवर्नर होते थे, अलग अलग तरह के मिनिस्टर होते थे और जो प्रोविंशियल गवर्नर और मिनिस्टर होते थे उनके पास अधिकार होता था राजा के साथ मतलब कह सकते हैं विचार विमर्श करने का, कंसल्ट करने का, पर्टिकुलरली ऑन ऑल प्रोविंशियल मैटर। ऑल प्रोविंशियल मैटर में प्रोविंसेस के जितने भी मैटर होते थे उनमें कंसल्ट करने का अधिकार होता था गवर्नर का, जो प्रोविंशियल गवर्नर होते थे, और जो मिनिस्टर्स होते थे। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की थी ब्यूरोक्रेट्स की, जो कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड रेवेन्यू ऑफिसेस को देखते थे, कह सकते हैं कि कंट्रोल करते थे, एक तरह से काम करते थे राजा के लिए। द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज डिवाइडेड इंटू डिपार्टमेंट। पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइडेड था। अभी भी हमारे देश में आप देखेंगे तो देश चलता अलग अलग डिपार्टमेंट से है। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, डिफेंस डिपार्टमेंट अलग है, एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट अलग है। उस वक्त भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, मतलब पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो अलग अलग डिपार्टमेंट पे डिवाइडेड था और हर डिपार्टमेंट को एक सुप्रिटेंडेंट हेड करता था जिसको अध्यक्ष भी कहते थे। और इसके अलावा अध्यक्ष को असिस्ट करने के लिए क्लर्क होते थे, अकाउंटेंट होते थे, स्पाइज होते थे। आपको आज ये सारी चीजें बहुत ही प्रिवेलेंट तरीके से मिलेगी अगर आप भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे तो। ठीक, नाउ बसाइड देयर वर अदर ऑफिसर्स। इनके अलावा और भी ऑफिसर्स होते थे लाइक द आर्मी मिनिस्टर। ठीक है, आर्मी का अलग मिनिस्टर होता था। चीफ प्रीस्ट, मतलब जो चीफ पंडित होते थे। फोर्ट्स के गवर्नर होते थे जिनका काम होता था ये देखना कि फोर्टिफिकेशन में किसी तरह की कोई कमी ना हो, ठीक, ताकि दुश्मन घुस ना पाए हमारे राज्य में। अब सेंट्रल के बाद आपको पता है सेंटर डिवाइड होते थे प्रोविंसेस में। ठीक है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या था कि जो पूरा का पूरा एम्पायर था वो दो भागों में डिवाइडेड था। पहला वो किंगडम या वो पार्ट जो डायरेक्टली राजा के अंडर में आता था, जिसको राजा डायरेक्टली रूल करता था। दूसरे होते थे वसल स्टेट्स। वसल स्टेट्स क्या होते थे? जिनको हम लोग जागीरदार राज्य भी कहते थे। मतलब वो राज्य जिनको इंटरनल ऑटोनॉमी थी, या कह सकते हैं कुछ जगहों पर राजा की तरफ से इंडिपेंडेंस थी, स्वतः आप कह सकते हैं कि डिसीजन लेने की। ठीक, लेकिन ये राजा को टाइम टू टाइम रेवेन्यू पे करते थे और अपनी आर्मी भी देते थे ड्यूरिंग वॉर। द किंग टेरिटरीज वॉज डिवाइडेड इनटू द सेवरल प्रोविंसेस नोन एज अ जनपद। जो किंग की पूरी टेरिटरी थी वो अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी, जिनको हम जनपद बोलते थे। ठीक, अशोका के वक्त में 5 प्रोविंसेस थे जिनकी कैपिटल कुछ इस प्रकार से थी: तक्षशिला, उज्जैन, तोसली, सुवर्णागिरी एंड पाटलिपुत्र। हर प्रोविंस, जो ईच प्रोविंस होते थे वो उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते थे। हर प्रोविंसेस में आप कह सकते हैं, जैसे आज के समय में अगर आप प्रोविंस को काउंट करेंगे तो प्रोविंस मतलब स्टेट। ठीक, स्टेट के अंदर अलग अलग ज़िले होते हैं, प्रोविंसेस के अंदर भी अलग अलग ज़िले होते थे। वो ज़िले फर्दर जाकर डिवाइड होते थे नंबर ऑफ यूनिट्स में। आप देखेंगे ज़िलों के अंदर फिर अलग अलग यूनिट्स भी होते हैं, अलग अलग गांव वगैरह भी होते हैं। ठीक, तो प्रोविंसेस मतलब आज का स्टेट, फिर उसके बाद वो फर्दर डिवाइड होते थे किसमें? डिस्ट्रिक्ट में। However, there were vassal states in addition to these centrally ruled Mauryan territory. They enjoyed a great deal of autonomy. मैंने आपको बता दिया वसल स्टेट कौन होते थे। जागीरदारी राज्य, जो राजा को टाइम टू टाइम टैक्स पे करते थे, अपनी आर्मी देते थे ड्यूरिंग वॉर, लेकिन उनके बदले में राजा इनको थोड़ी बहुत इंटरनल ऑटोनॉमी देता था। ठीक, कुछ मामलों में
इनको आज़ादी दी गई थी स्वतः डिसीजन लेने की। द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वर्कड ऑन सिमिलर लाइन्स टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन काम करती थी उसी लाइन पर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी काम करती थी। हमारे देश में आप देखेंगे जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। रोल ऑफ गवर्नर, द अदर एरियाज वर रूल्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नर। सिंपल सी बात है, प्रोविंसेस को कौन लीड करता था? प्रोविंशियल गवर्नर। द प्रोविंशियल गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होता था डे टू डे कंडक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नर के पास होती थी। यहाँ पर भी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते थे, रिपोर्टर्स होते थे, क्लर्क होते थे, जो कि हेल्प करते थे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की स्मूथ रनिंग में। अब बात करते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द चार्ज ऑफ द राजुका। आपको पता है ना, हमारे देश में जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसका राजा कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको हम डीएम भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। उस वक्त में डिस्ट्रिक्ट को राजुकास कहते थे। जो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे उनको राजुकास कहते थे। जो उनका फंक्शन आज के डीएम के फंक्शन के सिमिलर था, ठीक। और उनके जो सब ऑर्डिनेट थे उनको युक्तास कहते थे। मतलब जो राजुकास के नीचे आते थे उनको असिस्ट करते थे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें युक्तास कहते थे। अर्बन एरिया में म्युनिसिपल बोर्ड था, अभी भी आपको अर्बन एरिया में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिल जाएगा। एंड पूरे के पूरे शहर का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको 6 कमिटीज़ मिलकर चलाती थी। जैसे पानी की कमेटी अलग होती थी, अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी। टोटल 6 कमेटी थी, हर कमेटी में आपका 5 बोर्ड मेंबर थे, ठीक। और ये 6 कमेटियां मिलकर पूरे के पूरे शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली चलाती थी, या कह सकते हैं मैनेज करती थी। अब बात करते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड ऑफ द ग्रामीणी। जो ग्रामीणी होते थे, ठीक, वो आपके विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। और इनसे जो सुपीरियर होते थे उनको गोप कहते थे, जो कि 10 से 15 विलेज के क्या होते थे? इंचार्ज होते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग प्रिसाइडेड ओवर द जुडिशरी एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील। जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील का प्रेसिडेंट कौन हुआ करता था? मतलब आप कह सकते हैं कि जुडिशरी का अधिकार राजा के पास था। लेकिन इतना बड़ा एम्पायर था कि राजा एक दिन में कितने मुद्दे सॉल्व करता, इसीलिए अलग अलग जजेस की नियुक्ति की गई थी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कैपिटल में होता था और जो चीफ जस्टिस होता था उसको क्या कहते थे? धर्मधिकारीन कहते थे। किसको? चीफ जस्टिस को। द नेचर ऑफ पनिशमेंट डिपेंडेंट ऑन द नेचर, ग्रेविटी, सर्कमस्टांसेस एंड द वर्न ऑफ द ऑफेंडर एंड द प्लेंटिफ, ठीक है। किस तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा डिपेंड करता था कि भाई किस तरह का अपराध है, किस तरह के सर्कमस्टांसेस में अपराध हुआ है, क्या वर्ण है ऑफेंडर का, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। उसके बाद ही फैसला सुनाया जाता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट अंडर अमात्य, मतलब आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट हुआ करते थे, जिसको आज हम लोग सेशन कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट थे वो अमात्य के अंडर में थे, मतलब मिनिस्टर्स के अंडर में थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई अपराध होता है तो अमात्य संभालते थे। टाउन में जो केसेस होते थे उनको सेटल किया जाता था नगर व्यवहारिका महामंत्र के द्वारा, नगर व्यवहारिक महामंत्र के द्वारा। और विलेज लेवल पे, गांव लेवल पर जो केस होते थे उनको ग्राम वृद्धा के द्वारा सेटल आउट किया जाता था। तो ये पूरा का पूरा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था जो अलग अलग लेवल पे वर्क करता था। अब बात करते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की। द मौर्यन आर्मी वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी और सेनापति के कंट्रोल के अंडर में रहती थी, ठीक है। जैसे हमारे देश में अभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं। देयर वर
देयर वॉज अ बोर्ड ऑफ 30 मेंबर्स टू लुक इनटू द मैटर्स पर्टेनिंग टू अ वॉर। ठीक, अगर मान लीजिए कोई वॉर वगैरह का मैटर है, कोई लड़ाई वगैरह का मैटर है, उसको देखने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए एक बोर्ड बैठती थी 30 मेंबर्स की। ठीक, और इन मेंबर्स को 6 कमिटियों में डिवाइड किया जाता था, और यही कमिटी क्या करती थी, आप कह सकते हैं मिलिट्री की अलग अलग ज़रूरतों को मैनेज करने का काम करती थी। नेवी, ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई, इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर चैरियट एंड द वॉर एलिफेंट। ठीक, इन 6 चीज़ों को मैनेज करने के लिए 6 कमेटी बनाई गई थी। हर कमेटी में कह सकते हैं 5-5 मेंबर थे। ठीक, एंड हर कमेटी को एक अध्यक्ष देखता था। ठीक, जिसको सुपरिटेंडेंट भी कहते थे। जैसे कि जो बोर्ड ऑफ इन्फेंट्री होती थी, उसका जो हेड होता था उसे पदाध्यक्ष कहते थे। कैवलरी के हेड को, या कह सकते हैं कि अध्यक्ष को या सुपरिटेंडेंट को, अश्वाध्यक्ष कहते थे। वॉर चैरियट के रथ अध्यक्ष कहते थे। वॉर एलिफेंट के हस्त अध्यक्ष कहते थे। तो ये पूरा का पूरा इनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, और ये कह सकते हैं पूरा का पूरा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था, जो हम लोगों ने A to Z पढ़ा, चाहे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो, एंड सप्तांग ऑफ कौटिल्य। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।